लास्ट चैप्टर 156 to 160। मैं बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छुड़ाकर यहाँ आई और निधि से मिली। पर निधि को इतनी ऐश और आराम की जिंदगी जीते देख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा क्यों ना वह सब कुछ मेरा हो जाए, और मैंने वैसा ही किया। उसे मरवाने के लिए ट्रक ड्राइवर को पैसे दे दिए थे। अरे मैं तो सोचती थी कि तू भी साथ में मर जाएगी, एक बला तो टलेगी, पर नहीं, तुझे उसने बचा लिया और खुद मर गई। आज माया जी अपने सारे गुनाहों को सबके सामने कबूल रही थीं। विजय जी की आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे। वह अपनी कांपती आवाज में बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई औरत हो। तुमने मेरी निधि को मरवाया, मेरी मोहब्बत को। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा माया। अरे मैं तो सोचता था कि तुम बहुत मासूम सीधी सादी औरत हो जिसके साथ जुल्म किया गया है, पर नहीं, तुम तो निहायती बेशर्म और गिरी हुई औरत हो। तुम जैसी औरतों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। तुम जैसों के लिए मौत ही बेहतर है। तभी राहत बोली, डोंट वरी डैड, उसका इंतजाम हो चुका है। इतना कहते हुए वह डोर की तरफ बढ़ी, जहां से कुछ लोग आ रहे थे। माया जी जैसे ही सामने से आ रहे लोगों की तरफ देखी, तो वह चौंक गईं और हैरानी से बोली, नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। माया जी ने सामने देखा, तो वहां से पुलिस की टीम आ रही थी। उनके साथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी। माया जी यह सब देखकर हैरान हो गईं। उन्होंने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं, ऐसा तुम मेरे साथ नहीं कर सकती राहत। मैं तुम्हारी मॉम की बड़ी बहन, यानी तुम्हारी मासी, तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम अपनी मासी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो राहत? राहत उसे घूरते हुए बोली, माँ जैसी? तुम जैसी औरत किसी की माँ नहीं हो सकती। अरे जो अपनी ही बहन को मार डाले, आज उसी की दुहाई दे रही हो। शर्म करो माया, थोड़ा शर्म करो। तुम्हारी यही लक्षण तुम्हारी बेटी में भी आ गई है। वह भी तुम्हारी तरह ही गिरी हुई है। उसका भी बस चले तो वह मुझे अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि उसे मेरे पति मोक्ष में जो इंटरेस्ट है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम माँ बेटी चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी भी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकती। और वैसे भी अब तो तुम जेल की हवा खाने वाली हो, मेरी मॉम के मर्डर के इल्जाम में। माया जी एकदम घबरा कर बोली, नहीं राहत, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और फिर कुछ सोचकर वह हंसने लगी। उन्हें इस तरह हंसते देख सभी चौंक गए। सब सोचने लगे कि अचानक से इन्हें क्या हो गया, यह ऐसी पागलों की तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं। वहां मौजूद बोर्ड मेंबर्स भी माया जी को हैरानी से देख रहे थे। विजय जी गुस्से से माया जी को घूर रहे थे। तभी माया जी हंसते हुए बोली, तुम ये क्या बोले जा रही हो राहत? भला मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी? और वैसे भी क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम इंस्पेक्टर को दोगी? तब तक इंस्पेक्टर की पूरी टीम वहां पहुंच चुकी थी। लेडी पुलिस ऑफिसर माया जी की तरफ बढ़ने लगी। तभी माया जी बोली, इतना कानून तो मैं भी जानती हूं कि बिना किसी सबूत के कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। और आपके पास क्या सबूत है जो आप मुझे अरेस्ट करने आ गए? इस बेवकूफ लड़की की बात सुनकर, अरे इस लड़की की बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये तो कल तक मुझे अपना दुश्मन मानती थी, और आज देखो मुझे अपनी माँ की कातिल बता रही है। सच कहूं तो इसके दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसे डॉक्टर की जरूरत है। मैं तो आप सबसे कहूंगी कि आप लोग इसे पागलखाने में एडमिट करा दीजिए। सभी गुस्से से माया जी को घूर रहे थे। वहीं बोर्ड मेंबर्स तो हैरान थे, पर राहत बिल्कुल नॉर्मल थी। वह अपने होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल लिए माया जी की तरफ देखकर बोली, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिससे मैं आपको अरेस्ट करवा सकूं? माया जी अपने दोनों हाथों को बांधते हुए राहत की तरफ देख बोली, अफसोस नहीं है क्योंकि सच भी नहीं है। सालों पहले तुम्हारी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, यानी मेरी छोटी बहन। मैं खुद जानती हूँ उसके मरने के बाद मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। पर मैं जानती थी कि उसे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। उसने मुझे बताया था, इसलिए ही तो मैं विजय जी से मिली और उनसे शादी कर ली ताकि मैं अपनी बहन की इच्छा को पूरा करूं। उसे तकलीफ भी ना हो। पर देखो आज तुम मेरे इतने अच्छे कामों को भी गलत बता रही हो। सच में राहत बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या? तुम अपनी ही मासी पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ये कहते हुए माया जी रोने धोने की एक्टिंग करने लगी। सभी उनका ये रूप देखकर हैरान थे कि अभी कुछ देर पहले तो यह औरत कितना हंगामा कर रही थी और अब अचानक से कितनी मासूम बन गई है। तभी अचानक एक आवाज वहां गूंजने लगी। ये वही आवाज थी जो कि अभी कुछ देर पहले माया जी ने सबके सामने बोली थी। वह अपनी खुद की आवाज सुनकर हैरान हो गईं।
वह इधर उधर देखने लगी तो सामने स्क्रीन पर इस वक्त लाइव वीडियो न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा था। माया जी शौक नजरों से टीवी को देख हैरान थीं। उन्होंने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये सब क्या है? ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना राहत? ये सब टीवी बंद करो। ये सब झूठ है। झूठ है ये सब। लेडी पुलिस ऑफिसर माया जी के पास आए और बोली, बस बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा। तुम्हारी नौटंकी हम सब देख चुके हैं। और अब हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत भी हैं। यहाँ तक कि अब तो पूरी जनता भी तुम्हारी सच्चाई जान चुकी है। सारी दुनिया को पता चल चुका है कि तुम किस तरह की औरत हो और अब तुम्हें सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही इंस्पेक्टर ने माया जी के हाथों में हथकड़ी पहना दी। माया जी छटपटा रही थीं, बार बार राहत को भला बुरा बोल रही थीं। तभी राहत माया जी के करीब आए और बोली, कहा था ना मुझसे पंगा मत लीजिएगा, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। देखा, आज क्या हाल हो गया। नफरत तो मैं तुम्हें पहले दिन से ही करती थी, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में लालच और षड्यंत्र पहले ही देख चुकी थी। पर मुझे यह नहीं पता था कि तुम मेरी मॉम और डैड दोनों को ही खत्म करने की साजिश करोगी। डैड को तो हमने बचा लिया, पर मॉम को हम नहीं बचा पाए। लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, माया। जब तुम जेल की कालकोठरी में घुट घुट कर जियोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिस पैसे की लालच में तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, आज तुम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो। माया जी गुस्से में एकदम से राहत के गले को पकड़ लिया। राहत एकदम से हल्का सा चौंक पड़ी, पर अगले ही पल मोक्ष आगे बढ़ा और माया जी की कलाई को मजबूती से पकड़कर एक झटके में राहत से दूर कर दिया। माया जी लड़खड़ा कर मुंह के बल नीचे गिर गईं। वह गुस्से से मोक्ष और राहत दोनों को घूर रही थीं। तभी लेडी कांस्टेबल माया जी को पकड़कर बोली, चल, बहुत ड्रामा कर लिया तूने। तुझे जब अच्छे से डंडे पड़ेंगे, तब तेरी सारी अकड़ खत्म होगी। इतना कहकर वह माया जी को घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगी। माया जी जाते जाते एक नजर पीछे मुड़कर देखी, तो मोक्ष राहत को अपने सीने से लगाए खड़ा था। माया जी ये देख एकदम से मुस्कुरा उठी। उनके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। राहत एक पल के लिए माया जी को ऐसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, तो समझ नहीं पाई, पर फिर वह इग्नोर कर मोक्ष से दूर हुई और अपने पापा के पास चली गई। थोड़ी देर में विजय जी को सहगल मैंशन ले जाया गया। सभी लोग विजय जी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए, पर रीमा जी बेचैन थी, क्योंकि उनकी बेटी निकिता का कोई अता पता नहीं था। राहत चलकर रीमा जी के पास गई और बोली, मुझे पता है चाची, आप अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही होंगी, पर अब आप परेशान मत होइए, क्योंकि वैसे भी वह वापस नहीं आ सकती। रीमा जी बोली, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राहत धीरे से मिसेज रीमा के पास गई और उनके कानों में बोली, उसने जो गंदा खेल रचा था ना, उसकी सजा उसे मिल चुकी है। और अभी वह हॉस्पिटल में एडमिट है। बचाना है तो जाकर बचा लीजिए अपनी बेटी को। इतना कहकर वह रीमा जी से दूर हुई और सबके पास चली गई। रीमा जी तो एकदम से लड़खड़ा गईं। वह पथराई नजरों के साथ वहीं खड़ी थीं। फिर जल्दी से भागते हुए मेंशन से बाहर निकलीं और कार में बैठकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गईं। वहीं दूसरी तरफ मनिका की जब आंखें खुली तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाकर चौंक गई। पर अगली पल जब वह चारों तरफ देखी, तो एहसास हुआ कि यह तो कार्तिक का फार्म हाउस है। पहले तो उसे लगा था कि कहीं निकिता अपने प्लान में कामयाब तो नहीं हो गई, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। ये सब सोचते हुए वह अंदर तक कांप गई थी। पर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वह अभी कार्तिक के फार्म हाउस पर है। वह उठने लगी, तभी उसके ऊपर पड़ा बेडशीट नीचे खिसक गया। जैसे ही मनिका ने खुद की हालत देखी, तो शॉक्ड हो गई। वह भी बिना कपड़ों के बेड पर थी। वह जल्दी से खुद को बेडशीट से ढककर बैठ गई। वह याद करने की कोशिश कर रही थी कि कल रात क्या हुआ। उसे इतना तो याद था कि कार्तिक, मोक्ष और राहत ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया था। फिर कार्तिक उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। वह काफी देर तक कोशिश करती रही, तो उसे हल्का हल्का याद आया कि कार में बैठे ही वह कार्तिक को परेशान करने लगी थी और जबरदस्ती उसे किस करने लगी थी। ये सब याद आते ही मनिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से बोली, फिर क्या कर दिया तुमने मनिका? एक बार फिर तुमने वह कर दिया जो तुम नहीं करना चाहती थी। चाहे भले नशे में ही सही, तुम उस इंसान के करीब कैसे जा सकती हो? अब वह इंसान फिर से तुम्हें ताने देगा। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी डोर ओपन हुआ और कार्तिक अंदर आया। उसके हाथों में एक ट्रे थी, जिसमें नींबू पानी था। वह ट्रे को लाकर साइड में रख दिया और फिर बेड पर आकर बैठ गया। मनिका अपनी नजर नीचे झुकाए बैठी थी।
कार्तिक बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था। वह मनिका से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मनिका इस तरह सर झुकाए हुए धीमी आवाज में बोली, आई एम सॉरी, कल रात जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है पहल मैंने ही की थी, पर मैं अपने होश में नहीं थी। वह निकिता ने मुझे ड्रग्स दिया था, इसलिए वह सब हुआ। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज होगे, शायद अब तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते होगे, तो तुम जो चाहोगे, हम वही। मनिका इतना ही बोल पाई थी कि तभी कार्तिक ने एकदम से उसके कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया। मनिका हैरान भरी नजरों से कार्तिक की तरफ देखने लगी। वह खुद को बेडशीट से ढकने लगी, तभी कार्तिक उसके चेहरे के और करीब आ गया और उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए बोला, कुछ मत बोलना, इसके आगे के वर्ड्स मैं नहीं सुनना चाहता। और तुम ऐसे मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? क्या हमारे बीच जो कल हुआ वो गलत है? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर हमारे बीच वह सब कुछ हुआ है, तो इसमें तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बेबी। मनिका ने एकदम से अपना सिर ऊपर उठाया, आंखें बड़ी बड़ी करके कार्तिक की तरफ देखने लगी। तभी कार्तिक उसके चेहरे के करीब आया और बोला, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे मत देखो बेबी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक बार फिर से बैठ जाऊं। इतना बोलकर कार्तिक मुस्कुरा उठा। मनिका के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वह नजरें नीचे झुकाकर धीरे से बोली, पर तुम तो मेरे साथ रहना नहीं चाहते ना? कार्तिक गुस्से से बोला, ये किसने कहा तुमसे? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो और क्या? किसके साथ रहना चाहता हूँ? इतने दिनों से मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ बीवी। तभी कार्तिक ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और बड़े ही बेकरारी के साथ बोला, कल की रात के बाद मैं और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं तुमसे, बीवी, हद से ज्यादा प्यार, मैं कल की रात के बाद बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी। मनिका अभी भी हैरान थी। हालांकि उनके बीच पहले भी एक बार नशे में रिलेशन बन चुका था, पर उस वक्त तो कार्तिक कितना गुस्से में था। यहां तक कि उसका बस चलता, तो वह उसे जान से मार देता। पर इस बार अचानक से क्या हो गया? क्या कार्तिक बदल गया था? और वह उसे थोड़ा बहुत चाहने भी लगा था। इतना खुश वह क्यों था? मनिका के मन में यही सब चल रहा था। तभी कार्तिक, जैसे मानो उसके मन की बात समझ गया हो, वह धीरे से उससे अलग हुआ। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, मुझे पता है, तुम हैरान हो रही हो कि पिछली बार तो मैं तुम पर कितना गुस्सा किया था और इस बार जो कुछ हमारे बीच हुआ है, उससे मैं इतना खुश क्यों हूं। इसका दो रीजन है। मनिका ने अपने पलकों को झपकते हुए कार्तिक की तरफ देखने लगी। तभी कार्तिक आगे बोला, पहला रीजन ये कि अब मैं अपनी बीवी से प्यार करने लगा हूं। और दूसरा रीजन ये कि मैं अपनी बीवी से आज से नहीं, बचपन से प्यार करता हूं, पर मैं इसे समझ नहीं पाया था। मनिका को एक और झटका लगा। वह एकदम से कार्तिक के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए हैरानी से बोली, क्या कहा तुमने? तुम मुझे बचपन से प्यार करते हो? पर यह कब हुआ? कार्तिक मुस्कुरा दिया और उसके गालों पर हल्का सा पिंच करते हुए बोला, ये तब हुआ जब बचपन में एक छोटी सी प्यारी सी डॉल ने मुझे पानी में डूबने से बचाया था। याद है, मनिका? कार्तिक की बात सुनकर वह थोड़ी सोच में पड़ गई। एकदम से उसकी आंखों के सामने एक वाकया घूमने लगा। उस वक्त वह बहुत छोटी थी और अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ बाहर घूमने गई थी। कार्तिक, जो कि पहले ज्यादा सहगल मेंशन आता नहीं था, तो उसकी मुलाकात कभी मनिका से नहीं हुई थी। और जब वह आने लगा, तब तक मनिका सहगल मेंशन छोड़ चुकी थी। इसलिए कार्तिक को पता ही नहीं चला कि यह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। मनिका सब कुछ याद कर एकदम से बोली, तो क्या वह लड़के तुम थे? कार्तिक अपने गर्दन को हिलाते हुए बोला, हाँ, मैं वही था। और मुझे जिस एंजल ने बचाया था, वह एंजल मेरी आंखों के सामने थी, पर फिर भी मैं उसे सब जगह ढूंढ रहा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बेबी। ये सुनकर वह तुरंत बोली, तो इसका मतलब कि तुम जिससे प्यार करते थे, वह वही लड़की थी, जो तुम्हें बचपन में बचाई थी। कार्तिक ने फिर से गर्दन हिलाया और बोला, हाँ, और वह लड़की तुम हो। तुमने मेरी जान बचाई थी, और मैं तुमसे ही बचपन से प्यार करता हूँ। पर देखो ना, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, तुम मेरे पास थी, फिर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था। मनिका मुंह फुलाकर बोली, अच्छा। और मैं सोचती थी कि तुम निकिता से प्यार करते हो। कार्तिक एकदम से मनिका से अलग हुआ, बोला, क्या मैं निकिता से प्यार करता हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है? वह तो सिर्फ मेरी मॉम को पसंद थी, मुझे नहीं। और वैसे भी हमारी फैमिली हमेशा मिलती जुलती थी, तो एक फ्रेंड के कारण मैं उससे बातें करता था। और निकिता को सब कुछ पता था। उसने मुझसे कहा था कि हम लोग शादी कर लेंगे, फिर जैसे ही मुझे वह लड़की मिल जाएगी तो वह मुझे तलाक दे देगी।
और मैं भी मान गया था। पर मुझे क्या पता था कि मुझे पहली बार में ही वह लड़की मिल चुकी थी। मनिका उसके सीने पर मुक्कों की बरसात करते हुए बोली, गंदे आदमी। इतने दिनों से तुम मुझे रुलाते आए हो। मैं इसके लिए माफ नहीं करूंगी। और अचानक से तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं वही लड़की हूं? कार्तिक ने उसके हाथों को पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे मनिका उसके सीने से टकरा गई। कार्तिक ने मनिका के बालों को कान के पीछे कर, उसके कान के पीछे बने एक बटरफ्लाई के निशान की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, इसे देखकर। क्योंकि उस दिन मैंने उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा था, पर हाँ, मुझे उसके बटरफ्लाई के निशान याद थे। और देखो, बटरफ्लाई मुझे आज मिल गई। मनिका उसे मारते हुए फिर से बोली, नहीं मिली मैं तुम्हें। तुमने बहुत रुलाया है मुझे। इतनी आसानी से मैं माफ नहीं करने वाली। कार्तिक एकदम से बेडशीट को खींच तुरंत खुद अंदर आ गया। मनिका आंखें बड़ी करते हुए बोली, देखो, तुम मुझसे दूर रहो। कार्तिक, मैं बोल रहा हूँ। वह ऊपर आ गया, उसकी तरफ झुकते हुए बोला, मुझे पता है, तुम मुझसे नाराज हो। बीवी तो नाराजगी दूर करने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो क्यों ना अभी से ही वह मेहनत किया जाए। इतना कहकर कार्तिक ने तुरंत मनिका के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। मनिका तो शौक नजरों से कार्तिक को देखे जा रही थी, वहीं कार्तिक तो जैसे किसी प्यासे की तरह मनिका के होठों के रसों को पीने में लगा था। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में सभी लोग विजय जी से बातें कर रहे थे। दादी तो अपने बेटे को सही सलामत देख उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। विजय जी अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश थे। विजय जी इधर उधर देखते हुए बोले, मनिका और कार्तिक नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि वहां पर रावत फैमिली भी मौजूद थी, शिवाय मनिका और कार्तिक के। मोक्ष तुरंत बोला, वो अभी बाहर हैं, जल्दी आ जाएंगे। विजय जी बस अपने गार्डन की तरफ देख रहे थे। ईशान और ईशानी भी वहीं मौजूद थे। ईशान भी ये देख मुस्कुरा रहा था। इस बीच उसकी नजरें बार बार ईशानी पर ही जा रही थीं, जो कि शर्माते हुए इधर उधर देख रही थी। सभी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पर राहत को अचानक से कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी। वह तुरंत ही उठी और वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। मोक्ष भी राहत के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ चला गया। राहत रूम में आए और अपने बेड पर बैठकर गर्दन को सहलाने लगी। उसे न जाने क्यों बार बार गर्दन के पास कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह भी अपने गर्दन को सहला रही थी, तभी मोक्ष अंदर आया और राहत की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, जाने मन? तुम ऐसे बीच में उठकर यहाँ क्यों चली आई? राहत, जिसकी नजरें झुकी थी, उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया, मोक्ष की तरफ देखा, कुछ बोलती कि तभी मोक्ष राहत के चेहरे और उसकी गर्दन पर निशान देखकर शॉक्ड हो गया था। वह एकदम से राहत के पास गया, उसे पकड़ लिया। राहत, जिसकी आंखें अब भारी हो रही थीं और जुबान लड़खड़ा रही थी, इतना कहते ही राहत तुरंत ही मोक्ष की बाहों में झूल गई। मोक्ष राहत के बेहोश होते ही बेचैन हो उठा था। राहत का चेहरा हल्का हल्का नीला पड़ने लगा था, उसके गले पर भी नीले निशान थे, उसके होंठ भी सूखने लगे थे। मोक्ष जल्दी से राहत के हाथों की तरफ देखता है, तो वहां भी नीले नीले निशान बन रहे थे। ये देख मोक्ष बुरी तरह से चौंक गया। वह तुरंत ही राहत को कसकर अपनी बाहों में लेता है और अगले ही पल अपनी आंखें बंद करके मन में कुछ बोलता है। देखते ही देखते दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। करीब 4 घंटे बाद राहत की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, तो वह अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखने लगती है। खुद को किसी अनजान सी जगह देखकर वह चौंक जाती है। सब तरफ ब्लैक ब्लैक था और माहौल बहुत अजीब था। उसे इस जगह को देखकर थोड़ी घबराहट होने लगी थी। वह एक झटके में उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो वहीं बैठी होती है और काफी अजीब लग रही थी। उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे और चेहरे पर कुछ निशान बने हुए थे। वह बूढ़ी औरत राहत को होश में आते देखकर बोली, रानी साहिबा, आप उठ गईं। आप ठीक तो हैं ना? आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? खुद को रानी साहिबा कहते सुन राहत और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वह हैरानी से बोलती है, आप कौन हैं? और ये मैं कहाँ हूँ? आपने मुझे रानी साहिबा क्यों कहा? क्या मैं आपको जानती हूँ? वह बूढ़ी औरत राहत को इतना परेशान देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप हमारी रानी साहिबा हैं, हमारे राजा की बेगम और इस महल की रानी। आप हमें नहीं जानती, पर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। राहत एक बार फिर चौंक जाती है। वह इधर उधर घूमकर देखती है और कहती है, ये महल है, पर मुझे सब अजीब लग रहा है। आप राजा की बात कर रही हैं, और मैं यहाँ कैसे आ गई? उसे सब कुछ बहुत ही डरावना और अजीब लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है।
वह याद करने की कोशिश करती है तो थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि वह रूम में थी और मोक्ष भी आया था और फिर अचानक वह बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई, पर फिर वह यहाँ कैसे आ गई। वह भी कुछ पूछती कि तभी सामने से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला शख्स अंदर आता है, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उस शख्स की काली गहरी आंखें राहत को ही एकटक देख रही थीं। राहत जैसे ही उसकी आंखों को गौर से देखती है, वह तुरंत पहचान जाती है, वह उसका पति मोक्ष था। वह बूढ़ी औरत मोक्ष को देखते ही तुरंत खड़ी हो जाती है और अपने सिर को झुकाकर बोलती है, अच्छा हुआ राजा साहब आप आ गए। देखिए, रानी साहिबा होश में आ गई हैं। मोक्ष आंखों से ही बूढ़ी औरत को वहां से जाने का इशारा करता है। वह औरत तुरंत वहां से चली जाती है। फिर मोक्ष जाकर राहत के बगल में बेड पर बैठ जाता है। राहत डर से पीछे की तरफ खिसकने लगती है। मोक्ष ने इस वक्त ब्लैक कलर का पूरा ड्रेस पहन रखा था और उसमें वह बहुत अजीब और खतरनाक लग रहा था, जिस कारण राहत उसे देखकर डर रही थी। राहत को ऐसे डरे हुए देख मोक्ष उसके करीब आता है और बोलता है, क्या हुआ जाने मन? तुम मुझसे ऐसे दूर क्यों भाग रही हो? इतना कहकर मोक्ष अपने मास्क को नीचे की तरफ खिसकाता है। राहत को अभी तक कंफर्म नहीं था कि यह मोक्ष ही है, पर जैसे ही उसने अपना मास्क हटाया, राहत ने एक गहरी सांस ली और एकदम से मोक्ष के सीने से लग गई। मोक्ष ने राहत को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? इतना डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ देर बाद राहत मोक्ष से अलग हुई और बोली, ये हम लोग कहाँ हैं? और वो औरत मुझे रानी और आपको राजा क्यों कह रही थी? ये सब चल क्या रहा है? मोक्ष राहत की तरफ देखता है और कहता है, सब बताता हूं। बस तुम इतना जान लो कि तुम्हें एक खतरनाक जहर दिया गया था। अगर मैं सही समय पर तुम्हें अपने लोक में नहीं लाता, तो शायद ही तुम बच पाती। राहत ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वह मोक्ष की तरफ देखकर बोली, जहर? पर किसने मुझे जहर दिया? मोक्ष राहत की तरफ देखकर बोला, माया ने। शायद जब उसने तुम्हारे गर्दन पर हाथ रखा था, तभी उसने अपने हाथों से एक छोटी सी सुई के जरिए उस जहर को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दिया था। मोक्ष की बातें सुनकर राहत को माया का वह खतरनाक, मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आने लगता है। अब वह समझ गई थी कि माया जाते वक्त क्यों इस तरह से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जाते जाते भी अपना काम कर गई थी। वह उसे मारने के लिए उसके अंदर जहर डाल चुकी थी। ये सब सोचकर राहत बहुत ज्यादा हैरान थी कि एक औरत इतनी चालाक कैसे हो सकती है। तभी राहत सोचते हुए बोली, पर मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, यहाँ क्यों लेकर आए? मोक्ष सुनकर बोला, इसलिए क्योंकि उस जहर का तोड़ किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलता। उसका इलाज सिर्फ यहीं मिलेगा, क्योंकि वह जहर इसी लोक का है। राहत ये सुनकर एक बार फिर से चौंक जाती है। वह चौंकते हुए बोलती है, क्या मतलब? अभी राहत कुछ और बोलती कि तभी दो आदमी एक औरत को खींचते हुए वहां लेकर आते हैं। मोक्ष वापस से अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है। वह दोनों आदमी उस औरत को जमीन पर पटक देते हैं। वह औरत अपना चेहरा ऊपर उठाती है और गुस्से से राहत की तरफ देखने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत भक्ति में मोक्ष के पैरों की तरफ झुककर बोली, माफ कर दें राजा साहब, माफ कर दें, मेरी बेटी से गलती हो गई। वो आपके प्यार में पागल थी और इतनी बड़ी गलती कर गई। मैं उसे समझा दूंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। मोक्ष उस बूढ़ी औरत की बातों को इग्नोर करके उस लड़की की तरफ बढ़ता है, जो अभी आंखों में बेइंतहा नफरत लिए राहत को घूर रही थी। मोक्ष ये देख दांत पीसते हुए बोला, अपनी नजर नीचे करो। खबरदार जो मेरी बीवी की तरफ नजर भी उठाई, जान से मार डालूंगा तुझे। वह लड़की तुरंत मोक्ष की तरफ देखकर बोली, जान से तो मैं इसे मार डालूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की? तुम मेरे हो काल, और ये लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। आज मैं इसे मारकर रहूंगी। मोक्ष अपने शार्द आवाज में बोला, रेवा, हिम्मत भी मत करना मेरी बीवी के करीब आने की, वरना तुम सोच भी नहीं सकती, मैं तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत दूंगा। रेवा मोक्ष की बात सुनकर अंदर तक डर जाती है, पर फिर भी राहत को गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम कुछ भी बोलो काल, लेकिन मैं इस लड़की को तो मार कर रहूंगी। आखिर तुमने इसके कारण मुझे क्यों ठुकराया? क्यों मुझे बंदी बनाया? मोक्ष तुरंत ही रेवा का गला पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस जाकर माया से मिलने की? तुम ही थी जिसने उसे जहर दिया था ना, ताकि वह राहत को मार सके। मेरी बीवी को मारने की कोशिश उसने की। उसे तो उसकी सजा मिलेगी, पर तुम्हें भी भयानक मौत नसीब होगी। ये कहते हुए मोक्ष रीवा के गले को और भी कसकर मरोड़ रहा था, जिससे रेवा की सांसें उखड़ने लगी थीं। वह बूढ़ी औरत, जो कि रीवा की मां थी, बार बार मोक्ष के सामने गिड़गिड़ाकर मिन्नतें कर रही थी।
लेकिन मोक्ष एकदम से रीवा को गर्दन से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा लिया। रीवा अब छटपटाने लगी। उसकी आंखें बाहर आने को थीं। वह कांपते हुए बोल रही थी, तू छोड़ दे काल, काल। छोड़ दे मुझे। काल, मुझे छोड़ दे। कल तुम मेरे हो, तो तुम मुझे छोड़ दो। राहत यह सब देखकर पूरी तरह से डर गई थी। मोक्ष एकदम से रीवा को जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। मोक्ष अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और एकदम से हाथ खोलता है, तो उसमें एक तेज आग का गोला निकलता है। वह सीधे रीवा के पास जाता है और देखते ही देखते आग की लपटों में रीवा जलने लगती है। वह दर्द से चिल्ला रही थी, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था और उसकी मौत हो चुकी थी। रेवा की मां फूट फूट कर रो रही थी। वहीं राहत यह सब देखकर बुरी तरह से डर गई थी और घबराहट के कारण बेहोश हो गई थी। मोक्ष ने सभी को वहां से जाने का इशारा किया और तुरंत राहत के पास जाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह उसे आराम से बेड पर लिटा देता है और उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहलाने लगता है। वह उसकी चेहरे को देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद राहत धीरे धीरे होश में आने लगी। जैसे ही राहत ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों के सामने मोक्ष बैठा हुआ था। मोक्ष को देखते ही राहत बुरी तरह से डर गई, क्योंकि उसे कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ, वह सब याद आने लगा था। मोक्ष का खतरनाक रूप देखकर राहत उससे पीछे की तरफ खिसकने लगी थी। ये देखकर मोक्ष उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, क्या कर रही हो, जाने मन। ऐसे पीछे की तरफ खिसकोगी, तो नीचे गिर जाओगी। राहत खुद को मोक्ष की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे। आप कौन हैं? आप इंसान नहीं, दैत्य हैं। छोड़िए मुझे। राहत की बात पर मोक्ष के चेहरे के भाव बदल गए। वह अपनी सर्द निगाहों से राहत की तरफ देखते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में हो या अभी भी बेहोशी के आलम में? राहत डर से कांप रही थी। वह मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, कौन हैं आप? बताए मुझे। आप मोक्ष नहीं हैं। कौन हो आप? राहत की बात पर मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और उसे अच्छे से बेड पर बिठा दिया। फिर खुद भी उसके बगल में बैठ गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद मोक्ष राहत की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मैं मोक्ष नहीं हूं। ये सुन राहत चौंक गई। वह हैरानी से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप मोक्ष नहीं हैं, तो कौन है? और ऐसे मोक्ष का रूप लेकर क्यों हो? बताओ मुझे, मोक्ष कहाँ है? राहत के एक साथ इतने सारे सवालों को सुनकर मोक्ष ने उसे शांत करते हुए बोला, पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये बात सच है कि मैं मोक्ष नहीं हूँ। पर हाँ, ये भी सच है कि अब मैं ही मोक्ष हूँ। राहत कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह कंफ्यूजन भरी नजरों से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसे गोल गोल, जलेबी की तरह बातें घुमाकर मत बताए। मुझे साफ साफ बताए, आप कहना क्या चाहते हैं? मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तो फिर सुनो। मैं नर्क का राजा, काल, हूँ। ये सुनते ही राहत धीरे से बड़बड़ाई, काल? नर्क का राजा? मोक्ष आगे बोला, हाँ, ये सच है कि मैं नर्क का राजा काल हूँ। और यही मेरी दुनिया है। पर कुछ परेशानी के कारण मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा था। राहत कंफ्यूज भरी नजरों से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, कैसी परेशानी? राहत के पूछने पर मोक्ष आगे बोला, आज से कुछ महीने पहले मेरा यहाँ पर राज्य अभिषेक हुआ था और मुझे पूरी तरह से इस लोक का राजा बना दिया गया था। पर मेरे अंदर एक अजीब, असीम सी शक्तियां थीं, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। शायद मेरे माता पिता को पता था, इसलिए वे हमेशा मुझे बचाकर रखते थे। वो शक्तियां मेरी तभी उजागर होती थीं जब पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी मुझ पर पड़ती थी। इसी कारण मेरे माता पिता मुझे उस रात कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे। यहाँ तक कि कमरे के हर दरवाजे और खिड़कियों को भी बंद कर देते थे। मैं तब बच्चा था, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे माता पिता की मौत के बाद मुझे यहाँ का राजा बनाया गया। उसके कुछ दिनों बाद ही पूर्णिमा की रात आई। वो भयानक रात। ये कहते हुए मोक्ष उन यादों में खो गया। पूर्णिमा की रात। आसमान में चांद चमक रहा था। काल अपने रूम से बाहर आया और खुले आसमान के नीचे खड़ा चारों तरफ देखने लगा। जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ी, तो काल के शरीर में असीम ऊर्जा पैदा होने लगी। उसका शरीर तपने लगा था। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। वह हैरान हो गया। अपने शरीर को इस तरह गर्म होता देख, गर्मी के कारण उसके शरीर लाल हो गए थे। वह बेचैनी से यहाँ से वहां टहलने लगा और बार बार खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। पर वह जितनी कोशिश करता, उतना ही उसका शरीर गर्म होता जाता। उसे यह गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई।
वह तुरंत वहां से सीधे अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी इतनी रात को काल को अपने पास देखकर चौंक गए। काल उनकी तरफ देखते हुए बोला, गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? मैं इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर पत्थर की तरह टुकड़ों में अलग अलग हो रहा है। कल की बेचैनी और उसकी बातों को सुनकर गुरुजी तुरंत ही अपने हाथ आगे बढ़े और काल को जैसे ही टच किया, उनके हाथ भी बुरी तरह से जल गए। वह हैरान हो गए थे, काल का ये रूप देखकर। गुरुजी काल की तरफ देखते हुए बोले, महाराज, आपका ये शरीर हद से ज्यादा गर्म हो गया है और ऐसा ही रहा तो जल्दी ही आपका ये शरीर फट जाएगा। ये सुनकर काल चौंक गया। वह आंखें बड़ी करते हुए बोला, यह क्या बोल रहे हैं गुरुजी? कोई तो उपाय होगा इसका। गुरुजी यह सुनकर बोले, देखिए, अगर आपकी शादी हो गई होती, आपकी जीवन संगिनी आपके साथ होती, तो ये शक्ति उसके साथ बंटी जाती। पर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपकी यह सारी शक्तियां सिर्फ आपके पास हैं और इतनी असीम शक्तियां आप संभाल नहीं पा रहे हैं। इस कारण ये सब आपके साथ हो रहा है। तभी काल सोचते हुए बोला, लेकिन मेरी शादी तो अभी भी हो सकती है। मैं रीवा से शादी कर लूंगा। गुरुजी यह सुनकर बोले, शायद रीवा वह लड़की नहीं है जो आपकी शक्तियों को बांट सके। शायद उसके अंदर वह सहन शक्ति नहीं है जो आपको संभाल सके। गुरुजी की बात पर काल परेशान सा हो गया। वह उनकी तरफ देखते हुए बोला, तो फिर मैं क्या करूं? कोई तो उपाय होगा इसका। मैं इस तरह से नष्ट नहीं हो सकता। गुरुजी कुछ सोचते हुए बोले, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वह ये कि आपको इस लोक से कहीं दूर जाना होगा। अगर आप यहाँ रहे तो आपकी शक्ति के कारण ये पूरा लोक भस्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर काल और भी ज्यादा चौंक गया। वह गुरुजी की तरफ देखकर बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने लोक को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। गुरुजी बोले, ठीक है। आपको ऐसी जगह जाना होगा जहां पर कोई भी इंसान मौजूद न हो, ताकि जब आपकी असीम शक्तियां आपके शरीर को भस्म करने लगे, तब उस वक्त किसी को कोई नुकसान न हो। और हाँ, अगर आप कहीं दूर चले जाएंगे, तो अगर आपका ये शरीर टुकड़ों में बंट भी जाएगा, तो चांद की रोशनी खत्म होते ही आप वापस से जुड़ सकते हैं। ये सुनकर काल बोला, ऐसा पॉसिबल है? गुरुजी शांत स्वर में बोले, हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बीच कोई भी इंसान न आपको देखे और न ही आपको स्पर्श करे। ऐसे में आपकी शक्तियां, जो कि आपके पास पहले थीं, वह सब कुछ आपके पास ही रहेंगी और आपका शरीर वापस पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने इस बीच आपको देख लिया तो आपका शरीर आपको वापस नहीं मिलेगा। आप जुड़ नहीं पाएंगे और आपका ये शरीर किसी पिघलते हुए लावे की तरह धरती के अंदर चला जाएगा। ये सुनकर काल चौंक गया। वह हैरानी से बोला, यानी कि मैं खत्म हो जाऊंगा? मेरा वजूद ही मिट जाएगा? तभी गुरुजी बोले, नहीं, तब आपको किसी और का शरीर धारण करना होगा। गुरुजी की सारी बातें सुनने के बाद काल ने डिसाइड कर लिया था कि वह अब अपने इस लोक को छोड़कर धरती लोक पर चला जाएगा और ऐसी जगह जाकर छिपेगा जहां पर कोई भी उसे न देख सके। कुछ ही देर में वह धरती लोक में पहुंच गया था। वह एक सुनसान जंगल में पेड़ों के बीच खड़ा था और उसकी चीखें उस जंगल में गूंज रही थीं। उसकी दर्दनाक आवाज किसी के भी दिल को दहला दे। और उसका शरीर धीरे धीरे टुकड़ों में फटने लगा था। धीरे धीरे चांद की रोशनी खत्म होने लगी थी, तो काल वापस से जुड़ने वाला था। लेकिन तभी सामने खड़े एक शख्स की तेज चीख काल के कानों में पड़ी। काल ने सामने देखा तो वहां कोई और नहीं, मोक्ष था, जिसकी शायद गाड़ी खराब हो गई थी और वह पानी लेने के लिए अंदर की तरफ आ गया था। मोक्ष को ऐसे देखकर काल की आंखें बड़ी हो गई थीं और वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी मोक्ष भागते हुए वहां से रोड की तरफ बढ़ गया। वहीं काल ने देखा कि उसकी बॉडी, जो टुकड़ों में बटी हुई थी, अब धीरे धीरे पिघलते हुए लावे की तरह धरती में समा रही थी। काल की आत्मा शरीर से मुक्त हो चुकी थी। वहीं मोक्ष जल्दी से भागते हुए रोड की तरफ दौड़ा और तभी सामने से आ रही एक तेज ट्रक ने मोक्ष को टक्कर मार दी, जिससे मोक्ष रोड के दूसरी तरफ जा गिरा। काल की आत्मा, जो कि मोक्ष का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुकी थी, वह मोक्ष को ऐसे देखकर उसके पास गया। मोक्ष बुरी तरह से तड़प रहा था और देखते ही देखते मोक्ष वहीं दम तोड़ दिया और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ गई। काल को ये सही मौका लगा और वह मोक्ष के अंदर समा गया। इस तरह से काल को शरीर मिल गया था और तब से काल मोक्ष बन चुका था। काल की सारी बातें सुनकर राहत की आंखें बड़ी हो गई थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था। वह हड़बड़ाते हुए बोली, इसका मतलब तो तुम काल हो और मोक्ष मर चुका है, यानी तुम असली मोक्ष नहीं हो। राहत को ऐसे डरते देख काल उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास आकर बोला,
हाँ, बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह तुम असली राहत नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी तो मिस्टी की आत्मा है, और यह बात मुझे उसी रात ही पता चल चुकी थी, जब मैं पहली बार तुमसे कॉलेज में मिला था। तभी मैं समझ गया था कि तुमने भी कुछ दिन पहले ही राहत के शरीर को धारण किया है। काल की बातें सुन राहत अपनी नजरें चुराने लगी। मोक्ष ने उसे पकड़ अपनी तरफ खींचा और बोला, पता है, उस दिन के बाद से आज तक अगर पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी मुझ पर पड़ती भी है, तो मेरा शरीर नहीं पिघलता। पता है क्यों? राहत ने अपनी पलकें ऊपर उठाईं और मोक्ष की तरफ अजीब तरह से देखने लगी। तभी मोक्ष बोला, वह इसलिए क्योंकि अब मुझे मेरी वह जीवन संगिनी मिल गई है, जो मेरी शक्तियों को अपने साथ बांट सकती है। शायद हमारा मिलन इसी तरह होना था। राहत हंसी और बोली, अच्छा, तभी तो मैं तुम्हें अच्छी लगती थी। वरना उस मोक्ष को तो रातः में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी मैं सोचूं एकदम से मोक्ष कैसे बदल गया। उसे तो काव्या में इंटरेस्ट था। काल ने हल्की मुस्कान के साथ राहत की तरफ देखा और बोला, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? राहत उसे घूरते हुए बोली, नहीं, अभी भी नाराज हूं। इतने दिनों से मुझसे बात क्यों छुपाए? मुझे सब सच बता सकते थे। जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता थी, तो मुझे भी पता होना चाहिए था ना। काल ने उसे खुद से चिपका लिया और बोला, अगर पहले बताता, तो शायद तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था, और दिस इज द राइट टाइम, जाने मन। मोक्ष के मुंह से जाने मन शब्द सुनकर राहत के होठों पर स्माइल आ गई थी। उसने भी कसकर मोक्ष को पकड़ लिया और मोक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अगली सुबह जब राहत की आंखें खुली तो वह इधर उधर घूमकर देखने लगी। चारों तरफ देखने के बाद राहत को पता चला कि वह अब वापस से धरतीलोक पर आ चुकी है और इस वक्त वह मोक्ष के विला में है। वह बगल में देखी तो मोक्ष बेड पर नहीं था। वह अंगड़ाइयां लेते हुए उठी। उसे याद आने लगा कि कल वह मोक्ष की सारी बातें सुनने के बाद उसके गले लगी थी और फिर उससे बातें करने लगी थी। बातें करते करते कब वह सो गई, उसे पता भी नहीं चला। वह मुस्कुराते हुए उठी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में वह रेडी हो गई और रूम से बाहर आई तो उसे वहां कहीं भी मोक्ष नहीं दिख रहा था। वह हॉल में सब जगह ढूंढने के बाद खुद से बोली, यह मोक्ष कहाँ चले गए? तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज आई। वह तुरंत किचन की तरफ चली गई। किचन में मोक्ष इस वक्त कुछ बना रहा था। राहत वहीं डोर पर खड़ी होकर मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष बड़े ही मन से राहत के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। अचानक ही मोक्ष की आवाज उसके कानों में गई, अगर मुझे देख लिया हो तो आकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट मैंने जो बनाया है, उसे टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। एक पल के लिए राहत चौंक गई। वह सोचने लगी कि मोक्ष को कैसे पता चला कि वह यहाँ खड़ी है। पर फिर वह ज्यादा कुछ न सोचते हुए मोक्ष के पास गई। मोक्ष ने इस वक्त राहत के पसंद का आलू के पराठे और पनीर की सब्जी बनाई थी। साथ में उसने गाजर का हलवा भी बनाया था। राहत तो हैरानी से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, ये सब आपने बनाया है? मोक्ष उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं? राहत अपने कंधे को उचकाते हुए बोली, वह तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि आप तो नर्कलोक के राजा हैं ना। राजा काल, तो आपको कैसे डिनर बनाना आता है? मोक्ष तुरंत राहत को पीछे से अपनी बाहों में भरता है और उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर बोला, शायद तुम भूल रही हो जाने मन की मैं नर्कलोक का राजा होने के साथ साथ तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। और हाँ, मेरे अंदर बहुत सारे पावर हैं। मैं उन पावर्स का इस्तेमाल करके पल भर में कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, यह मैंने पावर से नहीं, अपने हाथों से बनाया है। स्पेशली अपनी जाने मन के लिए। मोक्ष की बात सुन राहत के होठों पर मुस्कान आ गई। कुछ देर में दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी मोक्ष ने टीवी ऑन किया और उस पर ब्रेकिंग न्यूज में दिख रहा था कि मिस निकिता सहगल और उनकी मां रीमा सहगल को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। इन दोनों ने बहुत सारे गुनाह किए हैं। इन्होंने राहत सहगल और मनिका सहगल को हमेशा टॉर्चर किया है और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। यहाँ तक कि यह तो मनिका सहगल को जान से मारना चाहते थे। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन दोनों माँ बेटी को अरेस्ट किया जा रहा है। राहत एक पल के लिए यह न्यूज़ देखकर हैरान हो गई, पर मोक्ष बिल्कुल नॉर्मली बैठा हुआ था। वह राहत की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो जाने मन। राहत तुरंत मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, ये सब कुछ तुमने किया है? मोक्ष कुछ नहीं बोला, पर राहत समझ चुकी थी कि जरूर पुलिस के सामने सारे प्रूफ मोक्ष ने ही दिए होंगे। वह अब रिलैक्स थी कि अब उनकी लाइफ से सारे दुश्मन चले गए हैं। माया जी और काव्या को भी सबक मिल चुका था। काव्या को भी माया जी का साथ देने और उनके चाल में बराबर की हिस्सेदार होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया था।
निकिता और रीमा जी भी पुलिस की हिरासत में थीं। अब सारे दुश्मन चले गए थे और अब उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियां थीं। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद मोक्ष के फोन पर सरिता जी का कॉल आया। मोक्ष ने कॉल पर कहा, क्या हो गया मॉम? सरिता जी यह सुनकर बोली, कहाँ हो तुम? अपनी माँ की तुम्हें जरा सी भी फिक्र है या नहीं? मोक्ष ये सुनकर बोरियत अंदाज में बोला, क्या हो गया मॉम? सरिता जी बोली, कुछ नहीं, चुपचाप मेंशन आओ। सभी लोग तुम दोनों का वेट कर रहे हैं और हाँ, अपनी बीवी को भी लेते आना। मोक्ष ये सुनकर बोला, ओके मॉम। फिर कॉल कट कर दिया। राहत, जो कि वहीं मोक्ष के पास ही बैठी थी, उसने भी सरिता जी की सारी बात सुन ली थी। थोड़ी देर में दोनों ही कार में बैठकर रावत मैंशन के लिए निकल गए। राहत बहुत खुश थी। उसे एक ऐसा हमसफर मिला था जो उससे सच में प्यार कर रहा था। कुछ देर में मोक्ष ने रावत मैंशन जाने की जगह कहीं और जाने के लिए कार मोड़ दी। राहत ये देखकर चौंक गई और उससे बोली, मोक्ष, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें घर आने के लिए कहा था और तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी मोक्ष ने राहत से कहा, जाने मन, कुछ देर चुपचाप नहीं बैठ सकती क्या? तुम्हारे लिए सरप्राइज है और वो ऐसा सरप्राइज है जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। मोक्ष की बातें सुनकर राहत चुपचाप बैठ तो गई, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज है मोक्ष के पास जिसे देखकर वो खुश हो जाएगी। तभी उसने देखा कि ये वही फैक्ट्री थी जहां उसने रेशमा को किडनैप करके रखवाया था। उसे समझ नहीं आया कि मोक्ष को उसके बारे में कैसे पता चला और मोक्ष ने उसके लिए यहाँ कौन सा सरप्राइज रखा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मोक्ष तो नरकलोक का राजा है, तो फिर उसे कैसे पता नहीं चलेगा कि राहत ने किन किन लोगों के साथ क्या किया था। लेकिन वह एक्साइटेड इस बात से ज्यादा थी कि मोक्ष के पास उसके लिए कौन सा सरप्राइज है जो उसे यहाँ लाना पड़ा। मोक्ष कार से उतरा, फिर वह राहत की तरफ गया। उसने कार का डोर ओपन किया और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जाने मन, बाहर आओ। राहत ने भी उसके हाथ में अपना हाथ रखा और कार से बाहर आकर उसके साथ फैक्ट्री के अंदर जाने लगी। कुछ दूर आगे जाकर उसने चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। राहत ने पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी मोक्ष ने स्माइल करते हुए बोला, सबर करो जाने मन, सबर करो। इतना कहकर मोक्ष ने राहत से अपना हाथ छुड़ाया और उसने 2-3 बार ताली बजाई। तभी वहां से एक अदृश्य दीवार हटी और दो लोग राहत के सामने बहुत बुरी हालत में पड़े हुए थे। एक तो रेशमा थी, जिसकी पहले ही राहत ने बहुत बुरी हालत कर रखी थी। लेकिन अभी उसकी ऐसी हालत थी कि जिसे देखकर राहत को भी उल्टी आने लगे। उसका पूरा चेहरा बर्बाद हो चुका था, उसकी त्वचा धीरे धीरे गल रही थी। उसकी बॉडी में बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे, जो धीरे धीरे उसे खा रहे थे। लेकिन रेशमा अभी तक जिंदा थी। वह मर नहीं रही थी। धीरे धीरे कीड़ों के खाने की वजह से वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी चीखें यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। और दूसरा शख्स कोई और नहीं, रंजीत था, जो बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ था, स्थिर, जैसे उसकी बॉडी में कोई जान ही न हो। लेकिन वह रेशमा की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर डर से चिल्ला रहा था। जैसे ही अदृश्य दीवार हटी, रंजीत ने अपना चेहरा उसकी तरफ करके राहत और मोक्ष की तरफ देखा और गुस्से से राहत पर चिल्लाते हुए बोला, मिस्टी, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज कर दी है इस मोक्ष रावत ने। यह इसने मेरे साथ सही नहीं किया। हुआ यूं था कि मोक्ष ने रंजीत को एक ऐसा इंजेक्शन दिया था जिससे उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, सिर्फ उसका दिमाग और आंखें ही काम कर रही थीं। बाकी उसकी पूरी बॉडी सुन्न थी। उसे अगर चींटी काटे, कीड़े काटे, या फिर कोई उसकी पूरी शरीर को भी काट दे, तो भी उसे उसका एहसास नहीं होने वाला था। ये सब देखकर राहत पूरी तरह से हैरान थी। उसने मोक्ष की तरफ देखा, तो मोक्ष ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपकाते हुए कहा, वो क्या है ना, जाने मन, चाहे राहत हो या मिस्टी, इन्होंने तुम्हें तकलीफ दी थी। इन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, और कोशिश क्या, तुम्हें तो मार ही दिया था। तुम तो राहत के शरीर में अभी जिंदा हो। तो मैं इन दोनों को कैसे जिंदा छोड़ दूं, जिन्होंने मेरी जाने मन को रुलाया है, तकलीफ दी है। इसलिए मैंने इनकी ऐसी दशा की है कि ये कभी किसी और के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकें। चलो, मैं बताता हूँ, ये जो रेशमा है न, इसे अपनी खूबसूरती का बहुत बड़ा घमंड था। और ये सोचती थी कि ये तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए रंजीत ने तुम्हें धोखा देकर इसे चुना। तो मैंने इसे एक ऐसा लिक्विड पिलाया जो इसके पूरे शरीर को धीरे धीरे गला रहा है। और इसकी बॉडी में मैंने नरकलोक का ऐसा कीड़ा छोड़ा है, जो इसकी बॉडी को जितना खाएगा, इसकी बॉडी उतनी जलेगी।
और ये रंजीत, इसे पता है, ये सोच रहा था कि मिस्टी काव्या है। क्योंकि इसके शरीर में एक अंगूठी थी, इसकी राइट हैंड की उंगली में, जो मिस्टी की आत्मा के करीब आने से चमक उठती थी। उसे किसी गुरुजी ने दिया था। और जब भी तुम और काव्या साथ होती थी, वो काव्या तो वैसे भी तुमसे आकर माफी मांगने की एक्टिंग करती रहती थी, तो इसे लगा कि काव्या ही मिस्टी है। और ये वापस से मेरी मिस्टी को मारने की कोशिश करने वाला था। इसलिए मैंने इसे इंजेक्शन दिया और इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज कर दी। अब सिर्फ इसकी आंखें ही काम कर रही हैं। और पता है, अभी कुछ देर में यहाँ जूस को आने वाला है, जूस को यानी कि नर्कलोक का ऐसा खतरनाक कुत्ता जो इसकी पूरी बॉडी को खा जाएगा। लेकिन ये सब देखने के लिए हमें यहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जानेमन का दिल कितना नाजुक है। क्या पता इन्हें इस तरह से तड़पता हुआ देखकर तुम्हें इन पर तरस आ जाए और तुम इन्हें छोड़ने के लिए कहो। इसलिए तुम चलो मेरे साथ और इनका यहीं पर अंत होता है। और अब हम चलते हैं अपने घर, अपने परिवार के पास। चलो जानेमन, हम निकलते हैं। मोक्ष ने राहत को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह उसकी कमर में हाथ डाले, उसे खुद से चिपकाए हुए वापस से फैक्ट्री के बाहर निकाल लाया। फिर उसने पैसेंजर सीट का डोर खोलकर उसे बैठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके रावत मैंशन की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सहगल मैंशन में भी सब खुश थे। विजय जी अपने रूम में बैठे थे। उनके हाथों में निधि जी की फोटो थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी पत्नी की फोटो पर हाथ फेरते हुए बोले, आई एम सॉरी निधि, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। यहां तक कि तुम्हारे जाने के बाद अपने प्यार की निशानी को भी मैं संभाल नहीं पाया। इसलिए देखो, आज मैं अकेला हूं। शायद मेरी यही सजा है। काश मैं समय रहते सब कुछ ठीक कर दिया होता, तो मैं अपने बच्चों का बचपन देख पाता, उनकी शरारतों को महसूस कर पाता। ये कहते हुए विजय जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उन्हें खुशी इस बात की थी कि माया जी और काव्या जैसी मुसीबत अब उनकी जिंदगी से दूर हो गई है। और अब उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी में भी कोई परेशानी नहीं है। उन्हें विश्वास था कि कार्तिक और मोक्ष उनकी दोनों बेटियां, मनिका और राहत को खुश रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष और राहत दोनों ही रावत मैंशन पहुंच गए थे। जैसे ही अंदर जाने लगे, तभी मोक्ष ने राहत का हाथ पकड़कर बोला, क्या सोचा है तुमने, जानेमन? मुझे मेरे असली रूप में एक्सेप्ट करोगी? क्या मुझे मेरा हक मिलेगा? मोक्ष की बात सुन राहत की पलकें झुक गईं, और अगले ही पल उसने अपना हाथ मोक्ष की पकड़ से छुड़ाकर मैंशन के अंदर चली गई। मोक्ष कुछ पल इस तरह खड़ा रहा, और फिर वह भी मैंशन के अंदर आ गया। हॉल में सभी बैठे हुए थे। आज सरिता जी के भी स्वभाव बदल चुके थे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह मनिका और राहत की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम दोनों को बहुत भला बुरा कहती थी। जिन्हें हीरा समझकर अपने बेटों की जिंदगी में लाना चाहिए था, उन्हें मैं अपने बेटे की जिंदगी से दूर कर रही थी, और कोयले को हीरा समझ रही थी। हो सके तो अपनी इस बेवकूफ सासू मां को माफ कर देना। सरिता जी की बात पर मनिका और राहत दोनों ही मुस्कुरा दी और अगले पल सरिता जी के गले लग गईं। पूरे दिन सभी साथ में मस्ती कर रहे थे। ईशान और ईशानी की भी शादी तय हो चुकी थी और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी, जिससे वे दोनों भी बहुत खुश थे। देखते देखते रात हो गई और सभी ने साथ में डिनर किया। मोक्ष बार बार राहत को देख रहा था, लेकिन राहत अपनी नजरें चुरा रही थी। डिनर करने के बाद राहत जल्दी से अपने रूम में चली गई। मोक्ष समझ चुका था कि राहत उससे दूर भाग रही है, इसलिए वह वहीं हॉल में ही बैठा हुआ था और किसी गहरी सोच में डूबा था। सभी लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे, बस मोक्ष ही हॉल में बैठा सोच रहा था कि वह रूम में जाए या ना जाए। 1 घंटे तक खुद को समझने के बाद मोक्ष उठा और रूम की तरफ बढ़ गया। वह रूम में गया और धीरे से रूम का डोर ओपन किया, और जैसे ही अपने कदम अंदर रखा, तो वह चौंक गया। पूरे रूम में चारों तरफ अंधेरा था। मोक्ष ये देखकर खुद से बोला कि इतना अंधेरा क्यों है। पर अचानक ही उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई, क्योंकि मोक्ष तो अंधेरे में भी देख सकता था और उसे रूम की सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही थीं। अगले ही पल मोक्ष ने रूम की लाइट ऑन की और मुस्कुराते हुए रूम के अंदर आ गया। वह इधर उधर घूमकर राहत को ढूंढ रहा था। राहत ने पूरे रूम को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया था, जैसे मानो आज उनकी वेडिंग नाइट हो। ये डेकोरेशन देखकर मोक्ष सब कुछ समझ चुका था कि राहत के दिल में क्या है। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे एक पैकेट पर गई। वह पैकेट उठाया, तो उसमें से एक पेपर निकला, जिसमें लिखा था, जल्दी से पहनकर रेडी हो जाओ मोक्ष। उसने उसमें से कपड़ा निकाला, तो उसमें एक वाइट स्वेटर और ब्लैक ट्राउजर था। मोक्ष मुस्कुरा दिया।
वह उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वह उन कपड़ों को पहनकर बाहर आया और एक बार फिर अपनी नजरें घुमाकर राहत को ढूंढने लगा। वह राहत को बुलाता कि तभी छन छन की आवाज उसके कानों में गई। इस आवाज को सुनते ही मोक्ष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे महसूस करने लगा। उसके होठों पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तभी दो पतले, नाजुक हाथ उसे अपने सीने पर महसूस हुए। राहत ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया था और वह धीरे से अपने होठों को मोक्ष के कान के पास ले गई और धीमे मगर मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, आई लव यू सो मच, माई डियर हबी। मोक्ष अगले पल राहत के हाथ को पकड़ अपनी तरफ घुमाया। अब राहत उसकी आंखों के सामने थी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की शाइनिंग वाली साड़ी पहन रखी थी, जिसमें ऑफ शोल्डर ब्लाउज था। इस साड़ी में राहत इतनी हसीन लग रही थी कि मोक्ष तो जैसे उसमें खो गया था। अगले ही पल वह राहत को कमर से पकड़कर खुद से चिपकाया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, आई लव यू टू, माई वाइफी। आई लव यू सो मच। इतना कहकर मोक्ष ने राहत के होठों पर अपने होंठ टिका दिए। थोड़ी देर में मोक्ष ने राहत को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेकर गया। देखते ही देखते दोनों के कपड़े रूम में इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे और दोनों की मदहोश कर देने वाली आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगी थीं। आज वे दोनों तन और मन दोनों तरीकों से एक हो गए थे। आजकल को उसकी प्योर सोल मिल गई थी और राहत को उसकी सच्ची मोहब्बत। राहत और मोक्ष का सफर आज यहीं खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप सबको ये कहानी कैसी लगी। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर से आएंगे। अब जल्दी जल्दी आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।